चलिए आज पढ़ेंगे अपन मूल अधिकार भाग सबसे पहले 1215 में कब दिए गए? 1215 में ब्रिटेन में मूल अधिकार दिए गए। इन मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया इनको? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाधिकार। ठीक है, मैग्ना कार्टा का क्या मतलब होता है? महाधिकार। सबसे पहले किसने दिया? ब्रिटेन ने 12 से 15 में अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिए। उसके बाद 789 में यूएसए ने मूल अधिकार दिया 24 अप्रैल को और 4 मार्च को। इसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया। अमेरिका ने जिन्हें क्या कहा गया? बिल ऑफ राइट्स 1789 में मार्च और अप्रैल में फ्रांस ने भी अपने लोगों को दिए मूल अधिकार। फ्रांस ने भी अपने लोगों को, इसे कहा गया चार्टर ऑफ इन मूल अधिकारों को यहाँ क्या कहा है? चार्टर ऑफ राइट्स मैन एंड सिटीजन। क्या कहा गया? ये था हमारे मूल अधिकारों का इतिहास विश्व में। सबसे पहले किसने दिया? ब्रिटेन ने 1215 में। 789 में पहले यूएसए ने और फिर फ्रांस ने दिया। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने मांग की। किसने की? 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, जिसे 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, कांग्रेस की बैठक होती थी ना हर वर्ष सम्मेलन, उसमें कराची में जो इनका अधिवेशन हुआ उसमें इस मांग को स्वीकार लिया गया कि हम ये मांग उठाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मांग किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। हमारे संविधान में मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है? कहां से लिया है?
हम्म, यहीं से लिया गया ना। हमारे संविधान में मूल अधिकारों को यूएसए से लिया गया। ठीक है, किस भाग में? भाग 3 में। इन्हें भी क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? महाअधिकार। तो इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्या है, किस लिए आवश्यक है? हमारे चहुमुखी विकास के लिए, हमारा भौतिक, आर्थिक, नैतिक, ठीक है, और आध्यात्मिक। क्या है ये? हमारे चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। चहुमुखी विकास कौन सा? नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और भौतिक। ठीक है, अगर इनकी क्या डालें? विशेषताएं। विशेषता डाले तो इनकी विशेषता क्या होंगी? इनमें से कुछ केवल समझ ये बात? कुछ तो क्या है? केवल नागरिकों के लिए। क्या है? केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। और कुछ जो है वो सभी के लिए उपलब्ध है। इसके लिए नागरिकों के लिए हमने बताया था कल, आर्टिकल बताया था ना, 15, 16 बताया, 19, 29, 30। ठीक, ये किसके लिए उपलब्ध है? केवल नागरिकों के लिए। और कुछ जो है वो सभी के लिए उपलब्ध है, जो विदेश से व्यक्ति आएगा उसके लिए भी। ठीक है, उसे निजता का अधिकार है, बाकी वो सभी को ही है। और ये क्या है? मतदान का अधिकार जैसे वो किसे है? सिर्फ नागरिक को है। ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ नागरिक का। वैसा तो नहीं कोई भी पाकिस्तान में आ जाएगा तो उसे अधिकार मिल जाएगा। जब तक वो नागरिक नहीं बनेगा तब तक उसे वो अधिकार नहीं मिलेगा। तो क्या है, इनमें से कुछ केवल नागरिकों को उपलब्ध है और कुछ सभी को उपलब्ध है। ठीक है, दूसरा ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य है। असीमित कैसे? जैसे आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, वाक और अभिव्यक्ति दिया जाता है। ठीक है, दिया हुआ है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। पर ऐसा तो नहीं है हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, है ऐसा? ऐसा तो नहीं है ना कि हम कुछ भी बोल दें। या जैसे हम संघ बना सकते हैं, मतलब एक कोई संगठन बना सकते हैं, और ऐसा तो नहीं है वो देश तोड़ने वाला संगठन हम कोई बना दें। ठीक है, तो ये क्या अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन ये सीमित है, असीमित नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो। ठीक, और वाद योग्य है। इन पे वाद का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, मतलब इन पे केस हो सकता है, या मतलब इनका कितना है कितना नहीं है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। क्या होगा? इन पे युक्त युक्त मतलब जितने उचित हैं उतना प्रतिबंध
लगा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन लगाएगा प्रतिबंध, राज्य या देश? देश को राज्य बोलते हैं ना इसमें, तो क्या है, राज्य इन पे युक्त युक्त, युक्त का मतलब होता है कि इनकी सीमाओं का निर्धारण, कि जहां तक संभव हो। मान लिया इतना आप बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे अगर आगे आप बोलोगे तो फिर परेशानी होगी। तो हम क्या कहेंगे, इतने तक युक्त युक्त प्रतिबंध लगा देंगे, भाई इतना बोल सकते हो, इससे आगे नहीं। ठीक है, जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने कहा था शिशुपाल को कि 100 गलती माफ, 100 गलती से आगे कोई गलती माफ, तो 100 गलती कर दी तो उसने क्या हुआ, उसकी गर्दन काट दी। ठीक है, अगर इससे ज्यादा करोगे तो फिर सरकार क्या करेगी, गर्दन नहीं काटेगी लेकिन कानूनी कार्रवाई तो करेगी ना। ठीक है, तो युक्त युक्त प्रतिबंध आया। युक्त युक्त प्रतिबंध क्या होता है, समझ आया? युक्त युक्त मतलब सीमाओं के अंदर, किसी को भी सीमाओं के अंदर में मान देना। ठीक है, या मतलब आपको शादी में भेज दिया, ठीक है, और आपको बोल दिया गुलाब जामुन खा लिया, लेकिन क्या है, एक बोर्ड लगा दिया भाई 4 से ज्यादा नहीं खा सकते, पता लगा तुम 7-8 लपेट गए, नहीं, और बाकी के लिए कम पड़ गई। चेल्सी ने तो जेब में भी डाल दी, घर जाकर खाऊंगी, तो उतना नहीं है। युक्त युक्त प्रतिबंध है कि जेब में भर के नहीं ले जाओ, यहीं पे खाना है, पता लगा रास्ता पक्का जा रहा नीचे। चेल्सी के देख के तो रस वाली बनाते नहीं, सूखे वाली ना बनवाए। ठीक है, ये सरकार के सभी एक पक्षीय निर्णयों के विरुद्ध उपलब्ध है। किसके, सरकार के एक पक्षीय निर्णयों के विरुद्ध उपलब्ध है। हालांकि कुछ इसमें ठीक, अगर सरकार आपके मूल अधिकारों का हनन करके कोई कानून बना देगी तो उसके विरुद्ध भी उपलब्ध है। ठीक है, आपको बोल दे कि आपको सांस लेने का अधिकार नहीं है, ऐसा थोड़ी बोल सकती है सरकार, तो क्या आप मर जाओ, तो फिर मूल अधिकारों के क्या करोगे, तो क्या है, उसके अगर एक पक्षीय निर्णय सुना दिया तो उसके विरुद्ध भी उपलब्ध है। अगर मूल अधिकारों का आपका कहीं भी हनन होता है, आपकी बोलने की आजादी को कम किया जाता है, तो उसके लिए भी उपलब्ध है। और कुछ व्यक्तियों के लिए भी, यानी सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध ये उपलब्ध है। कोई व्यक्ति भी आपका अगर मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक समझ आ गया, मतलब जो भी आपके मूल अधिकारों का हनन करेगा, आपके समानता के अधिकार हो, स्वतंत्रता के अधिकार हो, या संस्कृति शिक्षा के विरुद्ध कोई अधिकार है जिसका कोई व्यक्ति या सरकार हनन कर रही है, तो उसके खिलाफ आप क्या कोर्ट जा सकते हो। ठीक समझ आ गया, ये न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब क्या हुआ, इनके उल्लंघन पर, इनके अगर कोई आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है, या कल को कानून कोई ऐसा बना दे सरकार, कोई कानून ऐसा बना दे सरकार कि जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 13 में हम पढ़ेंगे, तो क्या है, न्यायोचित है, मतलब इनके विरुद्ध होने पर आप कोर्ट जा सकते हो। अगर इनका हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो। जैसे हम क्या नीति निर्देश तक पढ़ेंगे आगे, अगर उनका हनन हो रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। वो क्या है, आप सरकार के पास सुविधाएं होंगी तो करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये नहीं मिल रहे आपको, या आपका जो मूल अधिकार है, उसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और क्या है, ये अस्थाई नहीं है,
ये क्या है? अस्थाई नहीं है। ठीक है, कैसे? सरकार इन पे क्या कर सकती है? कटौती भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये मान लिया आपने ये हमारी पक्की है, इनमें क्या है? सरकार कटौती कर सकती है, लेकिन कटौती करने के लिए क्या होगा? संविधान संशोधन करना होगा। क्या करना होगा? इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। ठीक, क्या? संविधान संशोधन आवश्यक है। साधारण बहुमत से इसमें बदला नहीं जा सकता। संविधान संशोधन आवश्यक है। इसके लिए मूल अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो इसका मूल ढांचा है वो न बिगड़े। संविधान का मूल ढांचा ना बिगड़े। संविधान संशोधन भी कैसा? संविधान संशोधन होगा, ये कैसे होता है? 2/3 बहुमत से संसद में। ठीक है, उससे तो संविधान संशोधन होगा, लेकिन अगर इसका संविधान का मूल ढांचा इससे परिवर्तन होता है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो संविधान संशोधन से बदलना है, लेकिन ऐसे बदलना है कि हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, समझ आएगा? मूल अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है, ठीक, लेकिन कैसे करना है कि उसका मूल ढांचा प्रभावित ना हो। एक इसकी राष्ट्र जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल सक्रिय हो, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 21, 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर क्या इनको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, लेकिन ये क्या है, बाकी वो सब निलंबित हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आप अपने मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकते, सिर्फ 20 को और 21 को छोड़ सकते। ठीक, 20 और 21 को मांग सकते हो, बाकी किसी की मांग नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें भी 19 के 6 अधिकार लिखाए थे, अनुच्छेद 19 के 6 मूल अधिकार कौन कौन से थे? व्यापार करना, संचरण करना, ये ना सब वाक अभिव्यक्ति दिया जाता। तो क्या है, जब विदेशी आक्रमण हो, निलंबित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जब लगे क्या, एक अधिक होता है आंतरिक, आंतरिक आपात
या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, कब होंगे? बस जब विदेशी आक्रमण हुआ 19 को, तभी किया जाता है। ठीक, बाकी सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल में आधार पर नहीं किया जा सकता 19 को। ये क्या हो गई? उनकी विशेषताएं होगी। समझ आ गई? पहले क्या था? केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इनमें से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है और कुछ सभी के लिए उपलब्ध है। ठीक, ये बात समझ आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं? कुछ कैसे हैं नागरिकों के उपलब्ध? जैसे हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार है जब नागरिकता पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल 15 है, ठीक, आर्टिकल 16 है, और कौन सा था? 19, 29, 30, और मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक पद पर चुने जाने का अधिकार, वो किसको है? केवल नागरिक को है। और बाकी कुछ हैं जैसे जीने का अधिकार हो गया, वो तो सभी को ही है, तो वो क्या है? सभी में आ जाएगा। वो भी मूल अधिकार है, लेकिन क्या है? ठीक है, जैसे निजता का अधिकार हो गया आर्टिकल 21 में, वो किसको है? सभी को है, वो चाहे विदेशी हो चाहे अपने यहाँ हो। और ये असीमित नहीं है, लेकिन बात योग्य है। ठीक है, आप ऐसा नहीं आप बोल रहे तो कुछ भी बोलते रहो। आप सम्मेलन, मान लिया यहाँ पे धारा 144 लगाई हुई है और आप वहां से पब्लिक को इकट्ठा करने लगो, वो क्या हमारा मूल अधिकार है सम्मेलन करने का, संघ बनाने का? ऐसा तो नहीं चलेगा। तो कानून के अंदर अंदर जितने हैं वो आपको मूल अधिकार है। ये सरकार और सभी एक पक्षीय निर्णयों के लिए विरुद्ध है। सरकार के सभी एक पक्षीय निर्णयों के विरुद्ध उपलब्ध है। मतलब सरकार कोई ऐसा निर्णय कर दे कल को जिससे आपके मूल अधिकार का हनन होता हो, तो उसके विरुद्ध आप क्या कोर्ट जा सकते हो, अपने मूल अधिकार की मांग कर सकते हो। ये न्याय उचित है। इनके उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो। ये स्थायी नहीं है। आप मान लो कि स्थायी है, इसमें कल को सरकार कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं। जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अनुरूप इनमें सरकार संशोधन कर सकती है। लेकिन संशोधन कैसा होना चाहिए? एक तो संशोधन क्या होगा? विशेष बहुमत से होगा। ठीक है, संशोधन अधिनियम द्वारा, सामान्य बहुमत से नहीं होगा। क्या होगा? संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन के लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत 2/3 का। ठीक, और इसके लिए मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा भी नहीं बदलना चाहिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये किसमें है? मूल अधिकार। फिर राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल सक्रिय है तो उसमें 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हैं, सभी मूल अधिकार आपके खत्म है। अगर मान ले राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया, उसके बाद आप किसी मूल अधिकार की मांग नहीं कर सकते 20 और 21 को छोड़ के। समझ आ गया? उसके बाद आर्टिकल जो 19 है उसके 6 जो मूल अधिकार है, क्या है? आर्टिकल 19 के 6 मूल अधिकार जो है वो क्या है? विदेशी आक्रमण के दौरान निलंबित किया जा सकता है। जब मान लिया बाहर किसी देश ने आक्रमण कर दिया हमारे यहाँ, तो आपातकाल लग गया। ठीक है, तो सारी बाकी जो जरूरी काम बंद हो गए, देश का ध्यान कहाँ है? लड़ाई पे। तो तब क्या है? सम्मेलन नहीं कर सकते। पता लगा वहां पे लड़ाई चल रही है, यहाँ पे आप सम्मेलन कर रहे हो, लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, सेना के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो उससे निलंबित। लेकिन आंतरिक आपातकाल और सशस्त्र विद्रोह के दौरान ये अधिकार इन्हें निलंबित नहीं किया जाता। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? नहीं आया तो बताओ, दोबारा बताओ।
मूल अधिकारों को हमारे संविधान में 7 भागों में बांटा। ठीक, पहला समता या समानता। ठीक है, ये कहां से 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक कौन सा अधिकार है? दूसरा ये हो गया आपके कहां तक हो गया? 19 से 22 कहाँ हो गया? तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहां से? 23 से बोलो 25 तक है 24 तक है? बताओ जल्दी। 25 से 28 क्या हो गया? धार्मिक, ये हो गया संस्कृति, तो हमारे मूल अधिकारों में क्या 7 है मूल अधिकार, लेकिन ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 को इधर देखो 1978 मुरारजी देसाई की सरकार थी, किसकी थी? 1978 में किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो इन्होंने क्या किया? 44वां संविधान संशोधन किया। ठीक है, और इस अधिकार को, किसको? संपत्ति के अधिकार को यहां से
31 से हटा दिया गया और इसे ठीक है। क्या हुआ 70 उसमें 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया। उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और कहाँ डाल दिया? अनुच्छेद 301, ठीक है, डाल दिया गया। ठीक, इतना रखे आज हो जाएगा। आगे बढ़ाऊं तो